गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक वचन, दूसरा पुरुष और तीसरा लिंग। यानी आज हम लोग वचन, पुरुष और लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वचन। वचन कुछ विशेष नहीं है। आसान भाषा में हम लोग जाने तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को ही वचन कहा जाता है। यानी जो संख्या का बोध करवाता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। वचन वैसे तो हिंदी और इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो दो पढ़ने को मिलता है, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है तो संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं। तो पहला जानते हैं एक वचन, जो एक की संख्या का बोध कराए, या तो एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, या एक पशु पक्षी किसी भी जीव का, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि वह लड़का खाता है, तो वह लड़का खाता है बोलने से हमें सिर्फ एक लड़के का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसीलिए लिखेंगे बालकः। बालकः यानी एक लड़का हो गया। और यदि हम लिखते हैं सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है यानी एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, घोड़ा का मीनिंग होता है संस्कृत में अश्वः। इस तरह से एक वचन का प्रयोग, यानी एक व्यक्ति, वस्तु या कोई भी जीव। इसी प्रकार से द्विवचन, जो दो की संख्या का बोध कराता है उसे द्विवचन कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम दो ही व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जीव को ले सकते हैं। जैसे दो लड़के खेलते हैं, तो दो लड़के खेलते हैं हो गया यहाँ पे, तो बालक को लिखेंगे द्विवचन के लिए बालकौ। ये बालकौ हुआ जो द्विवचन का बोध करवा रहा है। अब अगला बोलते हैं सड़क पर दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब घोड़े कितने हैं? दो घोड़े हैं, तो यहाँ पे इसका हम लिखेंगे अश्वौ। इस प्रकार से ये द्विवचन का हो गया, यानी दो की संख्या को बतला रहा है। और लास्ट में है ये बहुवचन। ये बहुवचन है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि तीन या तीन से अधिक की संख्या का बोध होता है। या तो तीन रहे या तो तीन से अधिक, मतलब कि एक और दो नहीं। वैसे चीजों को हम बहुवचन कहते हैं जो तीन की संख्या या तीन से ऊपर की संख्या का बोध कराए। जैसे लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के खेल रहे हैं से पता चलता है कि ना तो एक लड़का है ना तो दो लड़का, यानी बहुतों लड़के हैं। तो तीन भी हो सकते हैं, और तीन से जितना ज्यादा 7, 8, 10, 12 कितना भी बोले वो बहुवचन की गिनती में ही आएगा। तो यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं तो इसका प्रयोग हम करेंगे बालकाः, यानी बहुत सारे लड़के हो गए। इस प्रकार से सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अब घोड़ा कितना है? तीन है, तीन से अधिक है, लेकिन दो और एक नहीं है, इसे हम कहेंगे बहुवचन। अब अश्वः को बहुवचन में लिखते हैं अश्वाः। तो इस प्रकार से जब हम अनुवाद बनाएंगे तो गिनती को देखते हुए इस प्रकार से हम उसका रूप को बदलते चलेंगे। जैसे बालकः, बालकौ, बालकः हुआ, उसी तरह से अश्वः, अश्वौ, अश्वाः हुआ। और जो भी लिखेंगे हम इस प्रकार से हमारा रूप इसका बदलता रहेगा। तो अब हम लोग पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जान लें पुरुष क्या है। जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जिस किसी खास व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पे पुरुष तीन प्रकार के हैं। जैसा कि हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं तो तीन पुरुष होते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से संस्कृत में भी तीन होता है, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। तो ये जो है हम बारी बारी से देखते हैं तीनों पुरुष को याद कैसे रखेंगे। एकदम आसान भाषा में समझ लें कि एक ही बार आप सुनेंगे और याद हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से सुने। प्रथमः पुरुषः, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या सुना जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, वह कल पटना से आएगा।
मैंने एक सेंटेंस बोला वह कल पटना से आएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में नहीं, आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ किसी और के बारे में कि वह कल पटना से आएगा। तो यहाँ जो वह का प्रयोग किया जा रहा है, वह का मीनिंग होता है संस्कृत में सह। तो यहाँ पे जो वह शब्द आया, वह ही यहाँ पे प्रथम पुरुष होगा, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बोला जाए उससे प्रथमा पुरुष। जैसे राम जंगल गए थे, तो राम जंगल गए थे, राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रामः, रामः यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा पुरुष है, इस प्रकार से। और मध्यम पुरुष, इसको भी एक लाइन में जिससे कुछ कहा जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, एकदम सिंपल, जिससे कुछ कहा जाए। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि तुम क्या खाओगे, तो यहाँ पे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमको पूछ रहा हूँ क्या खाओगे, तो यहाँ पे तुम, इसका डिफिनेशन ये है जिससे कुछ कहा जाए। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या खाओगे, तो यहाँ पे तुम का मीनिंग संस्कृत में होता है तुम, समझ गए। तो यहाँ पे तुम यानी तुम है जो मध्यम पुरुष हो गया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो श्रोता होता है, हमारी बातों को जो सुनने वाला होता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। तो हम युवाम, इस तरह से इसका द्विवचन हो जाएगा, युवाम, यूयम, इस तरह से और भी कुछ। और जो लास्ट में है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है जो कुछ कहे, यानी जो बोलने वाला हो, जो वक्ता हो, वह स्वयं उत्तम पुरुष कहलाता है। और वैसे भी उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हर कोई चाहता है, हर कोई सोचता है कि हम ही सबसे उत्तम है। तो उत्तम जो स्वयं के बारे में सोचता है, बस वही उत्तम पुरुष होता है। यानी खुद मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ मैं का मीनिंग संस्कृत में होता है अहम, अहम, ये हो गया मैं, उत्तम पुरुष। इसी तरह से आवाम हम बोल सकते हैं, हम दोनों के बारे में बोलें तो आवाम और यूयम, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, जिससे कुछ कहा जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो कहने वाला हो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। आइए इसके बाद एक सेंटेंस में लिखता हूं, वो क्लियर हो जाएगा। परोक्षम समक्षम स्वयमेव च, स्वयमेव च, इस प्रकार से। अब इस पे ध्यान देंगे। परोक्षम, परोक्ष का मतलब होता है जो हमारी नजरों से ओझल हो, जो हमारे हमसे दूर हो, यानी परोक्षम। जैसे मैंने बोला कि वह कल पटना जाएगा, वह दूर में है या हमारे नजरों के सामने है भी नहीं, तो वह परोक्षम, जो परोक्षम हुआ वो प्रथम पुरुष, जो नजरों से दूर है, ओझल है। समक्षम, समक्षम का मतलब होता है जो हमारे समक्ष है, जैसे आप हमारे सामने हैं, तो समक्ष का मतलब सामने वाला। तो जब भी कोई कुछ कहेगा तो सुनने वाला उसके समक्ष होता है, तो ये हो जाएगा सुनने वाला मध्यम पुरुष समक्षम। और स्वयं एवं का मतलब होता है, स्वयं का मतलब खुद, तो खुद जो कहने वाला है, जैसे मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ, तो मैं स्वयं, ये हो गया उत्तम पुरुष। तो पहला देखते हैं परोक्षम प्रथम पुरुष, दूसरा समक्षम मध्यम पुरुष, और तीसरा स्वयं एवं है वो उत्तम पुरुष है। इसे आप याद रखेंगे, एक सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे तो ध्यान में रहेगा। सिर्फ याद रखें, परोक्षम मतलब जो हमसे दूर हो, समक्षम जो हमारे निकट हो, और स्वयं तो खुद हुआ ही हुआ। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूर्ण समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लिंग के बारे में। अब का टॉपिक है अपना लिंग। अब हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लिंग की परिभाषा जानते हैं। लिंग क्या है? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु की जाति का पता चले, जाति का बोध हो कि यह किस जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जानेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं।
वैसा रूप जिससे सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सजीव और कुछ निर्जीव पुल्लिंग वस्तु का नाम लिख करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रामः, रामः, यह सभी को पता है कि राम लड़का का नाम है, यानी पुरुष जाति का है, तो रामः। यहाँ पे लिखते हैं वृक्षः, वृक्षा का मतलब होता है पेड़, जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम लिखते हैं जैसे समुद्रः, समुद्रः, सागर जिसको कहते हैं समुद्र, ये पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आता है। तो पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का सिर्फ बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब आगे आते हैं स्त्रीलिंग, जिससे केवल और केवल स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे रामा लिखे हैं तो यहाँ पे सीता लिख देते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है सीता एक लड़की का नाम है, इसलिए यह स्त्री जाति का है, सीता। आगे हम लिखते हैं कक्षा, कक्षा, ये कक्षा है जो स्त्री जाति का है। आगे लिखते हैं वर्षा, वर्षा, ये भी है जो स्त्री जाति का है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग जिससे निर्जीव वस्तु का बोध होता है, ये ना तो पुल्लिंग होता है और ना ही स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तु का बोध करवाता है जो कि चलायमान नहीं होता है, उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग पहचानने का एक और खास तरीका है, इस चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में बता रहे हैं, इसलिए इसके लास्ट में म हलंत जुड़ा हुआ रहता है। जैसे देखते हैं कमलम, कमलम, यह जो नपुंसक लिंग का होता है। कमलम मतलब कमल का फूल। क्षेत्रम, क्षेत्रम महलंत लगा हुआ है, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत या मैदान। इसी प्रकार से आगे देखते हैं पुस्तकम, पुस्तकम। तो इस प्रकार से हम और भी बहुत सारे नपुंसक लिंग में ले सकते हैं, जैसे लोचनम हो गया, क्षेत्रम हो गया, कंदुकम हो गया। इस तरह से बहुत सारा होता है जो कि, तो आप इस तरह से समझ पाते हैं कि जो पुरुष जाति का बोध करवाता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध करवाता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने जाना वचन के बारे में, पुरुष के बारे में और लिंग के बारे में। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कर्ता और क्रिया के बारे में। उसके बाद फिर आप लोग अनुवाद बनाने योग्य हो जाएंगे, अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।